Power, ruggedness, reliability, in fact the king of off-roading. नहीं, दिमाग पे इतना जोर डालने की ज़रूरत नहीं है. ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा लैंड क्रूज़र की. Dry conditions for dusty conditions, so they've got a lot of ruggedness that helps out a lot. अब ऐसा नहीं है कि टोयोटा वालों ने लैंड क्रूज़र को सिर्फ रगेड और ऑफ-रोड व्हीकल बनाया, बल्कि जितनी ये रगेड है उतनी ही ये लग्जूरियस भी है. अब ये सारी बातें तो वीडियो में चलती रहेंगी, जो कि तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड ना कर दूं. तो देर किस बात की. द पार्ट 1 इज द हिस्ट्री एंड इट्स लेगेसी. ऑफ कोर्स इसमें इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे. द सेकंड पार्ट इज द डिजाइन एंड पावर ऑफ द लैंड क्रूज़र. मेनली इस पार्ट में इसके पावर से रिलेटेड बात करेंगे. एंड द लास्ट पार्ट इज अनकवरिंग द फीचर्स एंड इट्स लग्जरी. यहाँ इसके कुछ क्रेजी फीचर्स के बारे में बात करेंगे. अब अगर मैं कहूँ कि टोयोटा वालों ने लैंड क्रूज़र को स्टार्टिंग में एज अ मिलिट्री व्हीकल बनाया था, तो ये बात गलत नहीं है, क्योंकि हमें इसकी हिस्ट्री से पता चलता है कि इसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1951 में, जो कि जापानीज नेशनल पुलिस रिजर्व की जरूरियात को पूरा करती थी. और ऑफ कोर्स पुलिस और मिलिट्री को ऑफ रोड रगेड डिपेंडेबल व्हीकल जो कि उनकी जरूरियात को पूरी करे, इसके अलावा किस ही चीज की जरूरत होगी. तो ये इनिशियली टोयोटा लैंड क्रूज़र का पर्पस था, जो कि टोयोटा वालों ने इस गाड़ी को बना के बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया. और स्टार्ट में लोग इसे लैंड क्रूज़र मेरा मतलब बीजे के नाम से जानते थे. हाँ, बी सीरीज इंजन और जे टाइप यूटिलिटी. बी सीरीज इंजन बेसिकली एक 4 सिलेंडर काफी ड्यूरेबल इंजन होता है, जो कि सबसे पहला डीजल इंजन होता था लैंड क्रूज़र का. जे टाइप यूटिलिटी मींस ट्रक शेप्ड बॉडी. अब ट्रक शेप्ड बॉडी का मतलब ट्रक नहीं है, ये बेसिकली एक विलीज जीप पे मुश्तमिल होती थी. अब यहीं से 3 साल आगे जाएं तो 1954 में इन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च किया था, जिसे इन्होंने लैंड क्रूज़र FJ का नाम दिया, जिसमें इंजन भी पहले के मुकाबले में बड़ा था. और इसी साल टोयोटा वालों ने पहली गाड़ी सिविलियन के लिए बनाई, क्योंकि मैंने कहा था स्टार्ट में टोयोटा वालों ने जितनी भी लैंड क्रूज़र बनाई थी वो सिर्फ मिलिट्री वालों के लिए थी. और फिर 1960 में इन्होंने लैंड क्रूज़र FJ40 इंट्रोड्यूस करवाई. 1965 में लैंड क्रूज़र टोयोटा वालों की बेस्ट सेलिंग व्हीकल बन गई US में. और कब ये लोग मिलिट्री के लिए लैंड क्रूज़र बनाने से लेके आम आवाम के लिए लैंड क्रूज़र बनाने लगे पता ही नहीं चला. उसके बाद 1967 में 55 सीरीज लैंड क्रूज़र इन्होंने रिलीज की, एक लंबे व्हीलबेस और एक बेहतर सस्पेंशन के साथ. उसके बाद 1973 में पहला डीजल इंजन इंट्रोड्यूस करवाया गया. बी सीरीज इंजन बेसिकली एक 4 सिलेंडर काफी ड्यूरेबल इंजन होता है, जो कि सबसे पहला डीजल इंजन होता था लैंड क्रूज़र का. नहीं, मैं बोल रहा हूँ पहला डीजल इंजन इंट्रोड्यूस करवाया गया एक्सपोर्ट के लिए. इसी के बाद 1974 में इन्होंने 50 सीरीज लैंड क्रूज़र इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें इंटीरियर को थोड़ा और बेहतर किया गया और इंजन को थोड़ा और पावरफुल किया गया. 1977 में इरिश आर्मी ने पहली 77 लैंड क्रूज़र FJ45 की डिलीवरी ली. उसके बाद फाइनली 1984 में टोयोटा वालों ने J70 में हार्ड टॉप के ऑप्शन को इंट्रोड्यूस कराया. और फिर 1990 में 80 सीरीज लैंड क्रूज़र रिलीज की गई, जिसके अंदर सेफ्टी फीचर्स यानी कि फर्स्ट टाइम एयरबैग्स इंट्रोड्यूस करवाए गए और कुछ इंप्रूव टेक्नोलॉजी भी यूज की गई. और ये वो 80 सीरीज लैंड क्रूज़र है जो कि आज तक कुछ कार इंथुजियास्ट के दिलों में बसती है, और ये आज भी काफी फेमस है. 1993 में मजीद कुछ एडवांस अपग्रेडेशंस की गई और 1998 में लैंड क्रूज़र 100 सीरीज इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो कि 9 साल चली. एंड देन 2007 में लैंड क्रूज़र 200 सीरीज लॉन्च की गई, जो कि काफी लंबे अरसे तक चली और आजकल भी फिलहाल वही चल रही है, और ऑफ कोर्स काफी फेमस भी हुई. एंड देन उसके बाद हुए टोयोटा लैंड क्रूज़र को 70 साल मुकम्मल 2021 में, और उन्होंने 2022 में LC300 सीरीज लॉन्च की, जो कि आप में से काफी कम लोगों ने देखी होगी. लेकिन कोई बात नहीं, अगले दोनों पार्ट्स में मैं LC200 और 300 से ही रिलेटेड बात करूंगा. अगले पार्ट से याद आया डिजाइन एंड पावर ऑफ द लैंड क्रूज़र. तो अगर डिजाइन की बात करूं तो फ्रंट से अच्छी खासी मस्कुलर लुक्स हैं. हाई टेंसाइल स्टील की चेसी है इसकी, जो कि इसको हेल्प करती है इसकी तमाम ही ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज में, और इसको मजीद रगड फील देती है. और ऑफ कोर्स ऑफ रोड व्हीकल है तो ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छी होगी, और साइड्स और बैक से कन्वेंशनल फ्यूचरिस्टिक जीप जैसी लुक्स हैं. हाँ, मुझे पता है उसे SUV कहते हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल. और इसकी ड्यूरेबिलिटी तो अब ये सब तो चलो ठीक है, इसके पावर का अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि ये गाड़ी स्टार्टिंग से ही 4 व्हील ड्राइव आती है, और आज भी कंपनी से यही बोल के मार्केट करती है कि ये एक फुल फ्लैज ऑफ रोड व्हीकल है, ना कि एक नॉर्मल SUV. तो अब ये सारी तो वो बातें हो गई जो कि आम लोगों को समझ आ गई होंगी. तो अब अगर मैं इसे अपने अंदाज में बयां करूं तो इसमें 3.37 लीटर का V6 ट्विन टर्बो चार्ज इंजन आता है, जो कि 409 हॉर्स पावर और तकरीबन 649 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, विद इट्स 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, विच इंक्लूड्स
मैनुअल शिफ्ट मोड। अब काफी कम लोगों को ये बातें समझ आई होंगी, लेकिन जिनको आ गई वेरी गुड और जिन्हें नहीं आई एक्सीलेंट। तो अब यहीं से चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, अनकवरिंग द फीचर्स एंड इट्स लग्जरी। अब फीचर्स और लग्जरी के नाम पे टोयोटा वालों ने लेदर सीट्स, ऑफ कोर्स हीटेड एंड वेंटिलेटेड, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीमियम साउंड सिस्टम, 360 कैमरा जो कि ऑफ रोडिंग में काफी हेल्प करता है, पावर लिफ्ट गेट और एडएस के काफी सारे फीचर्स, जिसमें शामिल है प्री कोलिजन सिस्टम, हाँ वही फीचर जो कि ऑटोमेटिक ब्रेक लगाता है अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट। उसके अलावा लेन डिपार्चर अलर्ट जो कि गाड़ी को विदाउट एनी इंडिकेशन लेन चेंज करने पर ड्राइवर को वार्निंग देता है। अब डायनामिक रडार क्रूज कंट्रोल को हम कैसे बोल सकते हैं? अब पहले जिन लोगों को क्रूज कंट्रोल नहीं पता वो मैं बता दूं। बेसिकली आपके पास स्टीयरिंग व्हील में एक बटन दिया हुआ होता है जिसको प्रेस करके आप स्पीड को लिमिट कर सकते हैं और गाड़ी बगैर एक्सीलरेटर के एक कांस्टेंट स्पीड पर चल रही होती है। तो अब डायनामिक रडार क्रूज कंट्रोल बेसिकली उसी का एडवांस वर्जन है, जिसके अंदर ये ऑप्शन भी इंक्लूड होता है कि अगर चलते हुए आपके लेन में आपके सामने अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो उसकी स्पीड को डिटेक्ट करके अपनी स्पीड को भी चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रंट कार, ताकि आपकी और अगली गाड़ी के दरमियान एक सेफ डिस्टेंस बना रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रडार ऑन करके गाड़ी में सो जाएं, और इस फीचर को लोग सिंपली रडार के नाम से भी जानते हैं। अब इसी के बाद आता है ऑटोमेटिक हाई बीम जो कि हेडलाइट की ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू लाइटिंग कंडीशंस। अब इसमें रोड साइन असिस्ट काफी अच्छा फीचर है जो कि रोड के साइंस को रिकॉग्नाइज करके गाड़ी के डैशबोर्ड पे शो कराता है ताकि ड्राइवर उस चीज से अलर्ट रहे। और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मदद करता है आसपास की गाड़ियों को डिटेक्ट करके साइड मिरर्स पे अलर्ट शो कराने में। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही एडवांस फीचर्स हैं, बल्कि ये एडएस के फीचर्स तो अब बहुत सी छोटी एसयूवीज में भी आते हैं। बट कंक्लूजन में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गाड़ी के शशके पूरे हैं, शशकों में कोई कमी नहीं है इसमें। और बाकी जो चीजें थी उन सब की बात तो हम वीडियो में कर ही चुके हैं। और हाँ, अगर इसी तरह सपोर्ट बना रहा तो आगे काफी तगड़े कंटेंट्स भी आएंगे।